नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। बहुत तेजी के साथ मिडिल ईस्ट में खबरें बदल रही हैं। सीरिया में भी कुछ हुआ है, टर्की में लगातार चल रहा है, लेबनान से एक बड़ी खबर है। लेकिन सबसे पहले इजराइल की खबर। नेतन्याहू की अपनी प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि लगातार बढ़ती जा रही हैं। 21 मार्च को आप जानते हैं कि हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी शिन बेट के चीफ को हटाने की। वो शिन बेट के चीफ को हटाना चाह रहा है। आरोप यह है कि शिन बेट जो है वो बेन ग्वेर की जांच कर रहा था। बेन ग्वेर उनका पुलिस मंत्री था, जिसको दोबारा से पुलिस मंत्री बनाया गया है। और कहा यह जा रहा है कि पुलिस में वो अपने लोगों की भर्ती लगातार कर रहा था, लगातार पुलिस को अपने लोगों से भर रहा था, जिसकी जांच कर रहा था शिन बेट। इधर करप्शन के मामले में नेतन्याहू के खिलाफ लगातार बवाल चल ही रहा है। लोग सड़क पर उतरे हैं और ऐसे ऐसे बैनर और पोस्टर लेके उतरे हैं जिनको देखने से लगता है कि शायद ये फलस्तीनी हो। वहां पे भी बहुत सारे लोग गजा में बच्चों के मारे जाने की मुखालिफत कर रहे हैं और नेतन्याहू को कह रहे हैं कि ये जानबूझ के जंग कर रहा है जिससे होस्टेजेज हमारे मारे जाएं, हमारे जो लोग अगवा किए गए हैं वो लोग मारे जाएं और इसकी कुर्सी बची रहे। अब देखिए, इस चक्कर में यह हुआ कि नेसेट की उसने मीटिंग बुलाई है, संसद की मीटिंग बुलाई है, तो वेडनेसडे को जो उसकी गवाही होनी थी वो गवाही कैंसिल हो गई है। यह गवाही हो रही है कतर गेट के मामले में। कतर गेट का मामला कुल मिला जुला के यह है कि एक व्यापारी ने कतर से पैसे सीधे भेजे थे नेतन्याहू के जो स्पोक्स पर्सन थे, प्रवक्ता थे, उनके अकाउंट में। इसको लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। लोगों ने नेतन्याहू को गद्दार तक कहा है और नेतन्याहू लगातार इससे बचने के लिए बवाल मचाए हुए है। इससे बचने के लिए वेस्ट बैंक से लेकर गजा तक वो लगातार लड़ाई कर रहा है। मैं डिटेल में उस पर बात करूंगा। जो एजी हैं वहां की, उनके खिलाफ वो लगातार बोल रहा है और लगातार कोशिश कर रहा है कि उनको उनकी कुर्सी से हटा दिया जाए। नतीजा यह हुआ है कि जो सड़कों पर लोग आए हैं वो एजी के भी समर्थन में आए हैं और शिन बेट के भी समर्थन में आए हैं। कुल मिला जुला के वहां की अगर सिचुएशन देखें तो यह कह रहा है कि एजी गलत है। एजी कह रही हैं कि यह इस तरह से व्यवहार कर रहा है नेतन्याहू जैसे कि कानून से ऊपर हो गया हो। मैं आपको याद दिला दूं कि 7 अक्टूबर के पहले भी वो ये कोशिश कर रहा था कि जजों की नियुक्ति वगैरह का मामला वो अपने हाथ में ले ले। जो भी तानाशाह होता है उसको कानून से डर लगता है, क्योंकि वो तमाम तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस में लगा रहता है। इसलिए चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे आपका इजराइल हो, हर जगह जजों को अपने हिसाब से भर्ती करने की बात चलती रहती है। अब यह कितना सफल होगा, कितना सफल नहीं होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी कंडीशन यह है कि चारों तरफ यह चर्चा चल रही है कि ठीक है, गजा पे हमला वमला तो हो रहा है, लेकिन क्या इजराइल के अंदर सिविल वार शुरू हो जाएगा? और यह खबरें, यह डिस्कशन, यह एनालिसिस कहीं बाहर के अखबार में नहीं छप रहे। इजराइल के अपने जायनिस्ट अखबारों में इस तरह के आर्टिकल छप रहे हैं जो सवाल कर रहे हैं कि क्या इजराइल में सिविल वार शुरू हो सकता है। जैसे इजराइल की जनता 2-3 हिस्सों में बट गई है, जैसे नेतन्याहू डेमोक्रेसी को किनारे लगाने पर लगा हुआ है, जैसे रोज यरूशलेम की सड़कों पर जबरदस्त भीड़ आ रही है, जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और पुलिस के ब्रूटल असाल्ट के बाद ही उन लोगों को हटाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इजराइल के अंदर अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा पनप रहा है। और इसका नतीजा क्या हुआ है? इसका नतीजा यह हुआ है कि इजराइल की जो शेयर मार्केट है वो लगातार गड्ढे में जा रही है। डाइव वर्ड यूज किया है इजराइल के अखबारों ने। डाइव का मतलब कूदना, गड्ढे में जाना। तो वहां की इकोनॉमी का सत्यानाश तो हो ही रहा था। अब शेयर मार्केट के लगातार गड्ढे में जाने का मतलब यह होता है कि वहां के लोगों को यह लग रहा है कि आने वाला वक्त इजराइल के लिए बहुत अच्छा नहीं है। दरअसल जब हम यहां बैठे रहते हैं, केवल खास खास खबरें देखते हैं, वो भी अपनी और अमेरिका वगैरह की गोदी मीडिया की, तो हमको लगता है कि बस इजराइल में जो कुछ हो रहा है सब ठीक ठाक हो रहा है, इजराइल बिल्कुल मजे में है। CNN की खबर आप देखिए, यहां से इजराइल का नाम ही गायब कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि गजा के लोग अपने आप मर गए हैं। किसी ने काट पीट के सही लफ्ज डाल दिए हैं इसमें, जिसका मानी यह है कि इजराइल लगातार गजा में लोगों को मार रहा है, लगातार गजा में जेनोसाइड चला रहा है। जो फ्रेंचेस्का एल्बानीज हैं, UN की जो लगातार बोलती रहती हैं, उन्होंने बयान दिया है कि यह जंग नहीं चल रही है, यह पूरी तरह से जेनोसाइड चल रहा है। तो एक तरफ से तो यह जेनोसाइड चल रहा है और यह जेनोसाइड चल इसलिए रहा है ताकि पर्दा डाला जा सके इस बात पर कि नेतन्याहू अपने ही मुल्क में, अपने ही कोर्ट में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। और अब बात बाहर भी हो रही है। मैं आपको इंग्लैंड की बात बताऊं, वहां लेबर पार्टी की MP हैं थॉर्नबेरी।
उन्होंने कहा है कि गजा पर जो बॉम्बिंग कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पावर में रहने के लिए कर रहा है, सत्ता में रहने के लिए कर रहा है। ऐसे ही एक इजरायली अखबार में आर्टिकल छपा है जिसका मानी यह है कि ये वार ऑन डेमोक्रेसी है, ये युद्ध नहीं हो रहा, ये जंग नहीं हो रही, ये डेमोक्रेसी को खत्म करने की साजिश हो रही है। इजराइल में तानाशाही करके काबिज होने की पूरी ये तैयारी चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इजराइल के अखबार में छपा हुआ आर्टिकल चल रहा है। इसकी कीमत गजा को चुकानी पड़ रही है। गजा में लगातार बमबारी हो रही है। एक हॉस्पिटल के अंदर बमबारी हुई, कहा यह जा रहा है कि उसमें हमास के भी एक सीनियर ऑफिशियल मारे गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वहां पर बच्चे मारे गए हैं बड़ी संख्या में। अस्पताल में जब भी बमबारी होती है तो बच्चे मारे जाते हैं, औरतें मारी जाती हैं। और अब वहां अब तक अगर पूरी जंग अगर अक्टूबर से लेकर अभी तक को देख लें तो 50,000 से ज्यादा लोग गजा के अंदर मारे जा चुके हैं। इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे भी गजा के लोगों को गजा से बाहर निकालें। वो लोग बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं, तो बमबारी हो रही है, अलग अलग जगहों से उनको हटाने की तैयारी चल रही है। और ये सारा कुछ गजा में चल रहा है, ये सारा कुछ वेस्ट बैंक में भी चल रहा है। अभी वहां पर नए सेटलमेंट्स को अप्रूव किया गया है, यानी 7 वहां पर नए सेटलमेंट बनेंगे जिसमें इजरायली रहेंगे। जाहिर है ये फलस्तीनियों को उनके घर से दर बदर करके ही किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कल तक तो सीज फायर की बात चल रही थी, ये अचानक कहां से नया तमाशा शुरू हो गया। ये तमाशा शुरू हुआ है और चल रहा है, लेकिन साथ में सीज फायर की बात भी चल रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसके साथ साथ सीज फायर की भी बात चल रही है और वहां से भी नेतन्याहू के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। जो लोग गए हैं ड्रेमर के साथ, ये ड्रेमर जो है वो नेतन्याहू का खास आदमी है जिसको निगोशिएटिंग टीम का अध्यक्ष बनाया गया है, हेड बनाया गया है। जो लोग उसके साथ गए हैं उनका कहना है कि ड्रेमर नहीं चाहता है कि सीज फायर हो और वो सीज फायर के रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहा है। ये इजराइल के निगोशिएटर्स का कहना है जो इस समय कैरो में बैठे हैं और कैरो में बैठ के निगोशिएशन की कोशिश कर रहे हैं। हमास पहले ही कह चुका है कि निगोशिएशन की जो बातचीत है उसके लिए हम तैयार हैं, बातचीत हम करते रहेंगे। अब अमेरिका के इनवाय विटकॉफ कह रहे हैं कि इस बार जो बातचीत टूटी है उसके लिए सिर्फ हमास जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? जो सीज फायर समझौता आपने किया था, आपने करवाया था, वो क्या था? 3 स्टेज में होना था। पहला स्टेज बिल्कुल ठीक ठाक चला, दूसरे स्टेज में जाने से आपके पालतू या आप जिसके पालतू हैं उस नेतन्याहू ने सीधे मना कर दिया। तो हमास को क्या करना चाहिए था? हाथ जोड़ के सारे होस्टेजेस को रिहा कर देना चाहिए था। और उसके बाद भी यही सब होता तब तो आप गायब हो जाते, आपका कोई मतलब ही नहीं रहता। आपके राष्ट्रपति तो प्लान बना रहे हैं वहां रिविएरा बनाने का। आपकी नीयत वहीं पे क्लियर हो जाती है जब गजा में कोई सलूशन ढूंढने की जगह आप रिविएरा का प्लान बनाते हैं। आप प्लान बनाते हैं कि गजा के लोगों को वहां से ढकेल के बाहर निकाल दिया जाएगा। जब आप ये प्लान बनाते हैं तो फिर हमास ये सावधानी क्यों नहीं लेगा कि होस्टेजेस को रिहा तब तक नहीं करेगा जब तक सीज फायर वैसे नहीं चलेगा जैसे तय हुआ था। जाहिर है नेतन्याहू जो बमबारियां कर रहे हैं, आज नहीं तो कल उसमें खबरें आएंगी कि होस्टेजेस भी मारे गए। और हमास अगर अभी रुका हुआ है, हालांकि रुका हुआ नहीं है, रॉकेट का एक हमला उसने किया था तेल अवीव पर, तो यह भी शुरू होगा जिस दिन यह समझ में आ जाएगा सीज फायर की अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तो वहां से भी रॉकेट चलेंगे, वहां से भी बम चलेंगे। और उसके बाद जब इसमें इजरायली मारे जाएंगे तो आप सीना पीटेंगे कि देखो इजरायली को मार दिया। लेकिन फलस्तीनियों की जान की कीमत आपके लिए कुछ नहीं है। और यही वजह है कि हूथी लगातार हमले कर रहा है। हूथी ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है जिसका नाम उसने दिया है पैलेस्टाइन 2। एक हमला बेन गुरियन एयरपोर्ट पे हुआ जिससे नुकसान हुआ और आधे पौने घंटे तक बेन गुरियन एयरपोर्ट पर कामकाज रुका रहा, अफरा तफरी मची रही। दूसरा हमला उसने HSS ट्रूमैन पर किया है जो अमेरिका का जहाज है जिसमें लड़ाई वाले जो हवाई जहाज होते हैं उनको ढोया जाता है। उस पर लगातार ये चौथा या 5वां हमला है। हूथी लगातार हमले कर रहा है और वो ये कह रहा है कि हम तब तक हमले करते रहेंगे जब तक वहां पर यानी कि गजा के अंदर इमदाद नहीं भेजी जाएगी और जंग नहीं रोका जाएगा। और यही नहीं है, इजराइल के अंदर भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। जैसे कल की घटना बताऊं, यकनियाम नाम की एक जगह है इजराइल में जहां पर शूटिंग हुई। शूटिंग में कुछ लोगों के मारे जाने और कुछ लोगों के घायल होने की खबर अलग अलग जगह से आ रही है। जाहिर तौर है उसको टेरर शूटिंग कहा जा रहा है। हमास उनके लिए टेररिस्ट है। इजराइल जाके बच्चों को मार दे तो टेररिस्ट नहीं है, लेकिन हमास अगर मारे तो टेररिस्ट है। और अगर टेररिस्ट है, अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं? क्योंकि अच्छी खासी बातचीत जो अपनी लाइन पर चल रही थी उस बातचीत को आपने डिरेल कर दिया।
अगर वो बातचीत चलती चली जाती, अगर सेकंड फेज का भी सीज फायर होता, तो आज न इजराइल में गोलियां चल रही होती, ना इजराइल पे बम बरस रहे होते, मिसाइलें बरस रही होती, और ना ही फलस्तीन के लोग मर रहे होते। कम से कम रमजान तो चैन से मना पाते। लेकिन आपने फायदा उठाया जब आपके कुछ होस्टेज रिहा हो गए और आपको लगा कि यार ये तो सीज फायर हो जाएगा, तो हमको पूरी तरह से जंग बंद करनी पड़ेगी, और जंग बंद करते ही आपकी कुर्सी आपके नीचे से खींच ली जाएगी, आप गद्दी से बाहर चले जाएंगे। तो आपने फिर से जंग की शुरुआत की है। अगर अमेरिका को ये दिखाई नहीं दे रहा है तो ये उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे अमेरिका के आंखों पर इजराइल की पट्टी इतनी गहरी बंधी हुई है कि उसको दिखाई तो कुछ भी नहीं देता। उधर अगर सीरिया की बात करें तो वहां बवाल अपने तरीके से चल रहा है। 72 यानी 72 और अलवाइट्स को मौत के घाट उतार दिया गया है। सीरिया जब से जोलानी वहां गए हैं लगातार जल रहा है। एक तरफ से इजराइल हमला कर रहा है, एक तरफ से टर्की ने कब्जा किया हुआ है, और सीरिया में जोलानी को ऐसा लगता है काम दिया गया है कि जितनी हिंसा वहां पर कर सको, जितना सीरिया को डिस्टर्ब कर सको वो डिस्टर्ब करो। तो बजाय अपनी बाउंड्रीज बचाने के, बजाय इजराइल से सवाल करने के, अपने मुल्क के भीतर अलवाइटों को, ईसाइयों को और बाकी सबको मारने पे लगा हुआ है जोलानी। जाहिर है इसका फायदा किसको मिलना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन सीरिया में आग लगाकर टर्की का जो शहंशाह कह लीजिए आप एर्दोगान है, वो भी कोई बहुत शांति से नहीं बैठा है। आप जानते हैं कि वहां इस्तांबुल के जो मेयर थे, जो विपक्षी पार्टी के हैं, रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था। अब कोर्ट ने फाइनली उनको जेल के अंदर डाल दिया है। एर्दोगान को लगा था कि उनको जेल के अंदर डालने के बाद सब कायदे से निपट जाएगा। कंडीशन यह है कि वहां के जो अखबार हैं, सरकारी अखबार हैं, उनमें एक खबर नहीं छप रही है, लेकिन दूसरे अखबारों से यह खबर बिल्कुल साफ आ रही है कि सैकड़ों ऐसे लोग जो एहतजाज कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया, और उसके बावजूद हर रात लाखों लोग सड़क पर आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी है, इसको पिछले चुनाव में 15 मिलियन वोट मिले थे, जबकि टोटल वोट जो है वो 64 मिलियन है। यानी अच्छा खासा इसका असर है, और माना यह जा रहा था कि इस बार अगर ये प्रेसिडेंट की लड़ाई लड़ते हैं तो एर्दोगान के लिए भी मुश्किलें हो सकती हैं। तो एर्दोगान जो दुनिया में आग लगा रहे थे, उनकी अपनी टर्की में लगातार आंदोलन चल रहा है, और उनकी अपनी गद्दी खतरे में है। कल तक उनको लगता था कि दुनिया के वो 3 गिने चुने वर्ल्ड लीडर्स में हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत दिनों तक गद्दी बचा पाना उनके लिए भी आसान नहीं होगा। बहुत सारे खेल उन्होंने किए हैं। जबान पर फलस्तीन, दिल में इजराइल लगातार उनके रहा है। एक तरफ फलस्तीन की बातें करते रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल की मदद करते रहे हैं, इजराइल के साथ तिजारत करते रहे हैं। एक तरफ रशिया के साथ मिलकर ब्रिक्स में शामिल होना चाहते थे, दूसरी तरफ जहां पे रशिया का अच्छा खासा दखल था, उस सीरिया को उन्होंने डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। तो आज एर्दोगान की यह हालत है कि उनके ऊपर किसी को भरोसा नहीं। तो कल अगर उनकी कुर्सी जाती है तो कोई रोने वाला नहीं बचेगा। सबसे मुश्किल जो हालात हैं वो लेबनान के हैं, और वाकई समझ में नहीं आता कि लेबनान में क्या चल रहा है। लेबनान के ऊपर अटैक हुआ, इजराइल ने आरोप लगाया कि लेबनान से हमारे ऊपर मिसाइलें फेंकी गई। तुरंत लेबनान से हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने कोई मिसाइलें नहीं फेंकी हैं, हम जब भी कोई आक्रमण करते हैं तो बता के करते हैं, इसलिए हमने कोई हमला नहीं किया था। उसके बावजूद लेबनान के ऊपर लगातार हमले हुए, जिसमें काफी लोग मारे गए। इन सब के बावजूद ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह बिल्कुल खामोश बैठा है। लेबनान पे लगातार इजराइल के हमले हो रहे हैं, और लेबनान की जो नई सरकार है उससे बस यही खबरें आ रही हैं कि हालात मुश्किल हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ऐसा लगता है कि लेबनान में जो फॉल्ट लाइंस हैं, जिस तरह से अलग अलग फिरकों में बटा हुआ है लेबनान, वहाँ पे द्रूज भी हैं, वहाँ पे शिया भी हैं, वहाँ पे थोड़े से सुन्नी भी हैं, ईसाई भी हैं, वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। ऐसा लगता है उसका पूरा फ़ायदा अमेरिका और इजराइल ने उठाया है। देश के अंदर जो विभाजन है वहाँ पर उसका फ़ायदा उठाया है, और हिजबुल्लाह फिलहाल मुझे लगता है कि किसी तरह का हमला करने की सोच नहीं पा रहा है, क्योंकि अंदर उसको उस तरह का समर्थन नहीं मिल रहा है जिस तरह का समर्थन मिलना चाहिए। एक सवाल और उठाया जा रहा है कि क्या हिजबुल्लाह के अंदर भी इजरायली घुस गए हैं, क्या हिजबुल्लाह को अंदर से कमजोर किया गया है। मैं आपको एक पुरानी कहानी बताता हूं, और यह भी वाईटी न्यूज में छपा था, जो इजराइल का अखबार है, जहां बताया यह गया था कि शुरुआती दौर में
इजराइल के लोगों ने, मोसाद के एजेंट्स ने जानबूझकर अरब घरों में शादी की, अरब लड़कियों से शादी की, अपनी पहचान बदलकर, ताकि अरब फैमिलीज में रहते हुए, अरब सोसाइटी में रहते हुए उसको नुकसान पहुंचा सकें। आप समझ सकते हैं मोसाद किस तरह से काम करता है। तो एक सवाल यह भी है कि क्या हिजबुल्लाह के अंदर मोसाद का इन्फिल्ट्रेशन ऐसा हो गया है कि हिजबुल्लाह फिलहाल लड़ने से बच रहा है? इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है, लेकिन इस सवाल का जवाब आज नहीं तो कल आएगा कि हूथी जब हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह इस तरह से खामोश क्यों बैठा है। छोड़ दीजिए हमास को, लेबनान के ऊपर जहां हिजबुल्लाह का बेस है वहां हमले हो रहे हैं और हिजबुल्लाह अगर जवाब नहीं दे रहा है तो इसके पीछे निश्चित रूप से कुछ बड़ी वजहें होंगी। मोसाद के काम करने का तरीकों पर पहले भी बहुत बातचीत हुई है। आप जानते हैं कैनेडी हत्या की जब फाइलें निकली हैं उसमें तमाम ऐसे पेपर्स हैं जो इशारा कर रहे हैं कि कैनेडी की हत्या में हाथ हो सकता है इजराइल का भी। क्या हकीकत है, बहुत ज्यादा पन्ने हैं, रिसर्च करके निकलेगी, 2-4 महीनों में बाहर आएगी तो अपन बात करेंगे। लेकिन जगह जगह पर वहां पर इजराइल का जिक्र आना, ज़्यूस का जिक्र आना अपने आप में सवाल पैदा करता है। अभी मैं आपको बताऊं कि एक मोहतरिमा है जेसिका आबेर एक्स अटार्नी है, पूर्व अटार्नी है, बाइडेन के समय में ये अटार्नी थी और इन्होंने एक केस लड़ा था जिस केस में इजराइल से इल्लीगल तरीके से अमेरिका आने वालों को वापस भेजा गया था। अभी यह खबर आई है कि जेसिका आबेर की हत्या हो गई है, अपने घर में वो मरी हुई पाई गई हैं। किसने मारा है जाहिर है सामने नहीं है, लेकिन उंगलियां उधर ही उठ रही हैं जिधर हर बार उठती हैं। तो ये लोग क्या खेल कर रहे हैं, हिजबुल्लाह के अंदर क्या खेल किया है, इसको देखना होगा। अगर उनके पेजर्स तक पहुंचे थे तो क्या उससे और आगे पहुंच चुके हैं, इसको देखना होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह की खामोशी इस समय समझना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। ये सबको आतंकवादी कहते हैं, सबको टेररिस्ट कहते हैं, लेकिन खुद ये क्या है, इसके लिए एक मिसाल मैं आपको याद दिलाऊं। एक एक्स प्रेसिडेंट थे रिवलिन, इंग्लैंड के। उन्होंने एक बार कहा था कि जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो कहती थी कि या तो हर इजरायली टेररिस्ट है या किसी टेररिस्ट की औलाद है। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वीन एलिजाबेथ कहती थी। इंग्लैंड के अंदर जिस तरह के हमले हुए हैं पहले इतिहास में, जब इतिहास पर मैंने बात की थी तो काफ़ी कुछ उनके बारे में बताया था। तो अभी फिलहाल ये हालात हैं, चीज़ें बहुत उलझी हुई हैं। एक तरफ लगातार हमले हो रहे हैं, एक तरफ सीज फायर की भी बातचीत चल रही है। नेतन्याहू कोर्ट कचहरी में लगातार फंसे हुए हैं, सड़कों पर लगातार जुलूस निकल रहे हैं, टर्की में लगातार जुलूस निकल रहे हैं, आर्दोगान की कुर्सी हिल रही है, सीरिया लगातार बवाल में फंसा हुआ है और लेबनान में क्या हुआ है ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। वहां का जो अखबार सबसे बड़ा सोर्स था हम लोगों का, अल मायदीन, वो निकल तो रहा है लेकिन उसमें कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है जिससे कुछ अंदाजा लगाया जा सके कि लेबनान के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन कोई भी चीज बहुत लंबे समय तक नहीं छुपी रहती है, आज नहीं कल बाहर आएगी और जब आएगी तो हम डिटेल में उस पर बात करेंगे। आज के लिए तो इतना ही, बहुत शुक्रिया।